पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल होने से 3 दिन पहले डिज़ोल्व हो गई। उसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने डिज़ोल्व कर दिया। वो तकरीबन अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी कर चुकी थी और उसकी परफॉर्मेंस, जैसे कि पिलनेट हमेशा हर साल पार्लियामेंट की और ख़ास तौर पर कौमी असम्बली की कारकर्दगी को देखने के लिए अदाद शुमार इकट्ठे करता है और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में एक जायज़ा पेश करता है। तो अब ये चूँकि असम्बली अपने 5 साल पूरी कर चुकी है, तो हमने इस 5 साल के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने की कोशिश की है। पिलनेट ने जो रिपोर्ट मुरतब की है वो बहुत तफसीली है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं और बड़ी तवज्जो और बारीक बीनी के साथ वो मुरतब की गई है और ये रिपोर्ट आप अलग से देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में उसका एक मुख्तसर जायज़ा पेश करने की मैं कोशिश करूँगा। मैंने इस रिपोर्ट में से 10 चीज़ें मुंतखब की हैं, 10 पॉइंट्स, जिनके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूँगा कि वो परफॉर्मेंस किस बुनियाद पे हम उसका जायज़ा ले सकते हैं और उसके बारे में इस 15वीं कौमी असम्बली का क्या परफॉर्मेंस का लेवल रहा है और उसको हम पिछली असम्बलियों के साथ भी उसका कहीं कहीं हम कंपैरिजन करेंगे। और ये कौमी असम्बली इसके अंदर 2 हुकूमतें रही हैं। पहले 3 साल और 8 माह के करीब तो PTI की गवर्नमेंट रही है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे हैं। तो उस दौरान असम्बली की कारकर्दगी क्या थी, इसका जायज़ा लेंगे और उसे कंपेयर करेंगे 1 साल और तकरीबन 4 माह के करीब वो पीरियड था जिस पर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और PDM की मखलूत हुकूमत थी। तो हम इसका भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ मेरे नज़दीक जो किसी असम्बली के कारकर्दगी को देखने के लिए होती है कि उसने पूरे 5 साल के पीरियड में कितने घंटे काम किया, उसके वर्किंग आवर्स कितने थे। हम वर्किंग डेज इसलिए लेते हैं कि दिन का मामला थोड़ा सा डिसेप्टिव होता है, क्योंकि कुछ लोग एक दिन में 2 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग एक दिन में 8 घंटे भी काम करते हैं। तो वो दिन इतना अच्छा पैमाना नहीं है कारकर्दगी नापने का। घंटे यानी आवर्स ज़्यादा बेहतर पैमाना है। तो मैंने वर्किंग आवर्स का जायज़ा लेने की कोशिश की है। तो ये 15वीं कौमी असम्बली ने ऑन द एवरेज अपने 5 साल में 249 आवर्स पर ईयर काम किया है। यानी हर एक साल में ऑन द एवरेज टोटल आवर्स को हमने 5 पे डिवाइड करके 5 साल की एवरेज निकाल ली। और ये शहबाज शरीफ साहब के पीरियड में या इमरान खान साहब के पीरियड में इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इमरान खान साहब के पीरियड में ये एवरेज को 249 आवर्स पर ईयर की निकलती है और शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में 248 आवर्स पर ईयर की निकलती है। तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन ये पिछली असम्बली से जब आप कंपेयर करें 14th नेशनल असम्बली से, तो उसके मुकाबले में घंटे कम है, तकरीबन 21% के करीब कमी हुई है। पिछली असम्बली में 315 घंटे पर ईयर की एवरेज थी। उससे पिछली असम्बली 13वीं असम्बली में 269 आवर्स की एवरेज थी पर ईयर और अलबत्ता 12th नेशनल असम्बली में इससे ज़रा थोड़े से कम वर्किंग आवर्स थे, 246 आवर्स पर ईयर। तो इस लिहाज से वर्किंग आवर्स में ये पिछली 2 असम्बलियों के मुकाबले में तो कम काम किया इसने। लेकिन इस असम्बली के अंदर ही ये जो 2 हुकूमतों की यूँ समझिए कि लीडरशिप पे ये असम्बली काम कर रही थी, तो उसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं है। 249 आवर्स पर ईयर की एवरेज। दूसरा जो पैमाना है परफॉर्मेंस का जायज़ा लेने के लिए वो ये कि इन्होंने कितने कानून पास, ये भी अहम पैमाना है। लेकिन इस दफ़ा जो कानून पास हुए हैं उसके बारे में मैं ख़ास तौर पे अलग से तबसरा करूँगा। इस 15वीं कौमी असम्बली का जो एवरेज है वो 56 बिल्स पर ईयर, यानी 1 साल में 56 बिल। अब इसमें जो PTI के ज़माने में जो कानून साजी की रफ्तार थी वो 34 बिल्स पर ईयर की थी, यानी 1 साल में उन्होंने ऑन द एवरेज 34 बिल्स पास किए। जबकि PDM के ज़माने में ये बहुत बढ़ गई और 115 बिल्स पर ईयर की एवरेज आ गई। तो दोनों को अगर हम एवरेज निकालें तो वो 56 बिल्स पर ईयर की आती है और ये बहुत ज़्यादा है पिछली तीनों असम्बलियों से। 14वीं कौमी असम्बली में ये एवरेज 38 बिल्स पर ईयर का था। 13th कौमी असम्बली में ये एवरेज 28 बिल्स पर ईयर का था और 12th कौमी असम्बली में ये एवरेज
10 बिल्स पर ईयर का था। तो इस लिहाज से आप पिछली 3 असम्बलियाँ और ये असम्बली मिला के 4 असम्बलियों में सबसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, काफ़ी फ़र्क है जो बिल्स पास किए हैं वो इस असम्बली ने पास किए हैं। लेकिन उस पर तबसरा मैं ये करना चाहता हूँ कि आखिरी दिनों के अंदर बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ बिल पास हुए। कोई तकरीबन आखिरी 3 हफ्तों के अंदर कोई 70+ बिल्स पास हुए और उसमें से 36 बिल ऐसे भी थे जो कमेटियों को भी नहीं भेजे गए और बड़ी बर्क रफ्तारी से पास हुए। इधर वो बिल पेश हुआ और उधर पास हो गया। तो इस तेज़ रफ्तारी की वजह से बहुत से नुकसानात भी हुए हैं। मसला आज ही मुझे ख़बर ये मिली है कि सदर ममलकत ने जो पास हुए थे बिल, उनमें से 13 बिल वापस भेज दिए हैं। अब वो 13 बिल ज़ाहिर है कि असम्बली तो मौजूद नहीं है कि वो उसको तरमीम करके पास कर ले या जॉइंट सिटिंग में पास कर ले। तो अब वो रुके रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि नई कौमी असम्बली मुंतखब ना हो जाए और अपना रोल अदा करना शुरू ना कर दे। इसके अलावा 2 बिल ऐसे हैं इस असम्बली को डिस्टिंक्शन भी हासिल है। मैं ये नहीं कहता किसका कसूर है, लेकिन 2 बिल ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक थे। एक प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स बिल, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया था, और एक दूसरा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि जिसमें यह बताया गया था कि इसके अंदर जो जजमेंट्स हैं और जो ऑर्डर्स हैं उसके बारे में, ये यानी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स रिव्यू बिल था। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका जायज़ा लेने के बाद इसको खिलाफ कानून करार दे दिया है, इसको यानी नल एंड वाइड कर दिया है। तो ये भी इस असम्बली के दौरान हुआ कि 2 कानून ऐसे हैं जो या सस्पेंड हुए या उनको इन्होंने नल एंड वाइड करार दे दिया, और 13 कानून ऐसे हैं जो अब सस्पेंडेड हैं प्रैक्टिकली, इसलिए कि सदर ममलकत ने वापस भेज दिया है। ऑर्डिनेंसेस एक दूसरा पैमाना है, इसको हम जायज़ा ले सकते हैं। इस असम्बली के दौरान 75 ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किए गए 5 साल के अंदर। उनमें से 3 तो पीडीएम के ज़माने में हुए और 72 पीटीआई के ज़माने में हुए। पीटीआई का इसका मतलब बहुत इन्हसार था ऑर्डिनेंसेस के ऊपर, और पीडीएम को शायद अपोजिशन का इतना ज़्यादा रुकावट का सामना नहीं था। और ये पिछली असम्बलियों से अगर इसका तकाबुल करें तो 14th असम्बली ने सिर्फ 28 ऑर्डिनेंसेस पास किए थे 75 के मुकाबले में। 13th असम्बली ने अलबत्ता 102 पास किए थे जो पीपल्स पार्टी का ज़माना था, और 12th असम्बली जो पीएमएलक्यू का ज़माना था उसमें 150 ऑर्डिनेंसेस पास हुए थे। तो इस असम्बली ने अगरचे 12th और 13th असम्बली से तो कम ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं, लेकिन 14th असम्बली से कहीं ज़्यादा बिल पास किए हैं। तो इस लिहाज से 14th असम्बली के मुकाबले में इसकी कारकर्दगी में कुछ कमज़ोरी है। अटेंडेंस एक दूसरा, चौथा, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि एक पैमाना है जिससे आप कारकर्दगी का जायज़ा ले सकते हैं। तो इस असम्बली के अंदर मेंबर्स की अटेंडेंस 61% थी। पीटीआई का जब दौर था तो उसमें 67% थी, और पीडीएम का जब ज़माना था उसमें 40% थी। यानी पीडीएम के ज़माने में मेंबर्स की दिलचस्पी बहुत ही कम हो गई थी, और इस वजह से नहीं कि कुछ मेंबर रिज़ाइन कर गए थे तो इसलिए हाज़िरी कम थी। हमने उन्हीं मेंबर्स के हिसाब से परसेंटेज निकाली है जो उस ज़माने में थे। 218 के करीब मेंबर्स था, हमने उस पर से परसेंटेज निकाली है 40%, जो बहुत ही कम है। और उसका अगर आप तकाबुल करें पीटीआई के ज़माने से तो वो 67% है, और ये पिछली असम्बली भी तकरीबन 60% थी। तो बहुत ज़्यादा उस लिहाज से फ़र्क नहीं है, लेकिन पीटीआई और पीडीएम के ज़माने में अटेंडेंस का बहुत फ़र्क। अटेंडेंस की बात हो रही है तो हम इस पर भी जिक्र करते चलें कि वज़ीर आज़म, 2 वज़राए आज़म जो रहे हैं इस दौरान, उनकी अटेंडेंस क्या थी। इमरान खान साहब की अटेंडेंस थी 11%, और शहबाज शरीफ साहब की अटेंडेंस थी 17%, और उससे पहले नवाज़ शरीफ साहब की अटेंडेंस 14% थी, और शायद खाकान अब्बासी साहब की अटेंडेंस 19% थी। तो इस लिहाज से आप देखें तो ये पिछली 4 असम्बलियों के अंदर अगर हिसाब लगा लें, या 4 को अगर छोड़ दें, इन 2 असम्बलियों का इजाज़ा ले लें, तो इस 2 असम्बलियों के दौरान 4 वज़राए आज़म गुज़रे हैं,
और उनमें से सबसे कम अटेंडेंस इमरान खान साहब की रही है 11%। अब कोरम की बात है कि कोरम कितनी दफ़ा टूटा, तो ये कोरम पीटीआई के ज़माने में कोई तकरीबन 19% सिटिंग्स ऐसी थी जिनके अंदर ये कोरम की वजह से असम्बली का इजलास मुलतवी करना पड़ा। किसी ने पॉइंट आउट किया कोरम मौजूद नहीं था, लिहाजा असम्बली के अटेंडेंस, इसका मतलब 25% से भी कम थी और असम्बली के इजलास को बर्खास्त करना पड़ा। प्रोरोग तो नहीं करना पड़ा लेकिन उसे एडजर्न करना पड़ा। लेकिन ये जो परसेंटेज है ये पीडीएम के ज़माने में बहुत कम हो गई। उन्होंने कोई तकरीबन 10% मौके पे ऐसा था कि जिस पे कोरम टूटा और वो उससे तकरीबन आधा समझ ले हुआ। तो ये थोड़ी सी बेहतरी पीडीएम के ज़माने में आई। अब थोड़ा सा कमेटियों के बारे में बात कर लें कि कमेटियों का काम कैसा था। तो 4 कमेटियाँ जिन्होंने सबसे ज़्यादा इजलास अपने मुनक़द किए, उनमें सबसे पहले तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। उसने 177 इजलास मुनक़द किए 5 साल के अंदर। फाइनेंस दूसरे नंबर पे आती है, उसकी 88 मीटिंग्स हुई। लॉ एंड जस्टिस की कमेटी तीसरे नंबर पे आती है, उसकी 77 मीटिंग्स हुई। और इंटीरियर यानी दाखिला की चौथे नंबर पे आती है, उसकी 51 मीटिंग्स हुई। तो ये स्कोर कार्ड है कमेटियों का। फिर आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 8वीं चीज़ मैं बयान कर रहा हूँ वो ये है कि जब आप जब कौमी असम्बली की किसी नशिस्त का सिटिंग का इजलास होता है तो उससे पहले उसका एजेंडा सर्कुलेट किया जाता है, जिसे उनकी ज़बान में ऑर्डर्स ऑफ द डे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ द डे में जितने एजेंडा के आइटम होते हैं उनके अंदर से कितने % एजेंडा आइटम्स के ऊपर बहस हो सकी और कितने एजेंडा आइटम्स ऐसे थे जो लेफ़्ट ओवर थे। तो ओवरऑल 5 साल में हमने ये देखा है कि 50% से कुछ ज़ायद एजेंडा आइटम्स ऐसे थे जो लेफ़्ट ओवर्स थे, जिन पे बहस नहीं हो सकी। यानी निसफ से ज़्यादा एजेंडा आइटम्स पे बहस ही नहीं हो सकी। और इसको अगर हम देखें तो पीटीआई के ज़माने में ये परसेंटेज ज़्यादा थी, 57% के करीब, और पीडीएम के ज़माने में ये कम हो गई 44%। लेकिन बहरहाल ओवरऑल परसेंटेज 50% से ज़्यादा होना बहुत तशवीश की बात है। ये नवी बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ 9th आइटम, वो ये है कि सबसे ज़्यादा वोकल बोलने वाले मुस्तैद अरकान असम्बली कौन थे। अब मैं इसमें वजाहत कर दूं कि वज़रा को जब बोलना होता है तो उनको ज़रा निस्बतन ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो वज़रा अगर कहीं ज़्यादा बोल रहे हों तो इसका मतलब थोड़ी सी उनको अलाउंस देना चाहिए कि उनको तो मौका मिल गया होगा। लेकिन जो लोग वज़ीर नहीं होते, ख़ास तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ से होते हैं, उन्हें बहुत कम मौका मिलता है, स्पीकर साहब की तरफ से इजाज़त मिलती है। तो इस पस मंज़र में मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और वो चित्राल से नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी NA1 से उसका ताल्लुक़ है। जिस तरह वो NA1 से ताल्लुक़ है, इसका इनकी नंबर भी 1 है वोकल MNAs में से। तो इन्होंने अपने 5 साल के अंदर 9 घंटे 37 मिनट इनका टॉक टाइम था। तो इस लिहाज से ये नंबर 1 है, इन्होंने सबसे ज़्यादा वोकल MNA थे। दूसरे नंबर पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा भी थे। इनका ताल्लुक़ PMLN से है और ये सियालकोट की कॉन्स्टिट्यूंसी NA73 से ताल्लुक़ है। इन्होंने 8 घंटे और 15 मिनट का टॉक टाइम था। दूसरे नंबर पे ये थे। तीसरे नंबर पे भी एक वज़ीर थे असद महमूद साहब, जो वज़ीर मवासलात थे। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। ये 4 घंटे और 48 मिनट इनका टॉक टाइम। चौथे नंबर पे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, ये भी वज़ीर थे पार्लिमानी अमूर के। NA15 एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है, PMLN से बिलोंग करते हैं। तो इनका 4 घंटे और 8 मिनट इनका टॉक टाइम था। और 5वें नंबर पे थे जनाब सलाउद्दीन साहब, इनका ताल्लुक़ MKM से है, हैदराबाद के हल्के NA227 से बिलोंग करते हैं और इनका टॉक टाइम था 4 आवर्स एंड 5 मिनट्स। तो ये जो निचले 3 मेंबर्स हैं, ये 4 और 5 घंटे के दरमियान इनका टॉक टाइम है। लेकिन सबसे बड़ा
अब्दुल अकबर चित्राली और दूसरे नंबर पर ख्वाजा आसिफ रहे हैं। और 10वीं और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि इस 5 सालों के दौरान, ख़ास तौर पर आखिरी 1 साल और 4 महीने के दौरान जो 218 मेंबर मौजूद थे, उनमें से 50 मेंबर ने, यानी जो कि 23% बनते हैं, उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला असम्बली के अंदर। और उनमें से 46 मेल मेंबर्स थे और 4 ख़वातीन थीं। और इनमें से 18 का ताल्लुक़ जो कुछ नहीं बोले वो PMLN से था, 12 का ताल्लुक़ PTI से था और 11 का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। तो ये इसकी ओवरऑल मैंने एक जायज़ा पेश किया है। और आखिर में मैं कहना ये चाहता हूँ कि असम्बली की कारकर्दगी बहुत अच्छी होती, ख़ास तौर पे इसकी कानून साजी के मामले में, अगर ये आखिरी चंद महीनों के अंदर, बल्कि आखिरी 1 महीने के अंदर कानून साजी में इतनी ज़्यादा रफ्तार न दिखाते और इतनी तेज़ी के साथ ये कानून साजी न करते कि ना कमेटी में भेजा गया, ना उस पर बहस हो सकी। तो इसकी वजह से इस असम्बली के ऊपर तनकीद भी की जाती है और इनको कानून साजी का क्रेडिट भी नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज होते ही देख सकें।